अख्तरुल ईमान। यहाँ पे वोटिंग के पहले कत्ल की रात होती है। अवामी तौर पर मैं हमेशा जिता हुआ रहा हूँ, उसी कत्ल की रात ने मुझे बर्बाद किया है हमेशा। क्या कहानी है आपके पॉलिटिक्स में आने की? पुलिस नतमस्तक हो गई थी क्रिमिनल्स के सामने भी। ओवैसी से मुलाकात कैसे हुई? आर्टिकल 371 इस इलाके के लिए लागू होना चाहिए, उसने पुरजोर वकालत की कि उसके सीने में हमारे हालात को देखकर दर्द है। फिर कुछ दिनों के बाद मैं उसके पार्टी में ज्वाइन किया। आपके तेजस्वी की लड़ाई के सदन के वीडियो वायरल होते हैं। दुल्हन की तरह सजाते हो आप नालंदा को, और हम यहाँ पड़े हुए हैं। मेरी माँ बीमार पड़ती है, हॉस्पिटल नहीं होता। क्या मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, इस वजह से सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं? मुझे भी यही लगता है। पाकिस्तान और भारत, क्या बोलने में क्या समस्या है, थोड़ा समझा सकते हैं दर्शकों को? हिंदी है, हम होता ना हिंदुस्तान हमारा, हम तो नगमे ही गाते हैं। क्या अख्तरुल ईमान रिलीजियस फॉल्ट लाइंस को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव में? इस इल्जाम पे क्या कहना चाहेंगे? कैसी बात कर रहे हैं? जब पासवानों और यादवों की अपनी अपनी पार्टी हो सकती तो मुसलमानों की अपनी पार्टी क्यों नहीं हो सकती? आपका ये बयान वायरल किया जाता है। ये गलत कहां से है? ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत मोहन है और इस समय हम बिहार में हैं लोकसभा चुनाव की कवरेज वास्ते। ये है किशनगंज और मेरे साथ फ्रेम में है अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान से हम बातचीत करें उसके पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझा दें। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जब ललन टॉप की टीमें उतरी थीं और जब हम विधानसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण कर रहे थे तो हमें इस सीट पे, खासकर इस इलाके में, सीमांचल का इलाका जिसको कहते हैं, उस पर एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मजलिस मुस्लिमीन, उसको AIMIM अगर हम शॉर्ट में कहें तो उसको इस रीजन में 5 विधानसभा सीटें मिली थीं, जो एक बड़ी बढ़त मानी गई पार्टी के लिए। पार्टी ने हैदराबाद और महाराष्ट्र के औरंगाबाद से इलाकों से अलग इधर बिहार के इस इलाके में अपना एक बेस क्रिएट किया। अमोर सीट से अख्तरुल ईमान जीत कर आए और इस समय किशनगंज लोकसभा सीट से वो MIM के टिकट पे मैदान में है। अख्तरुल ईमान से हम सवाल जवाब करेंगे, पूछेंगे कि उन्हें शेरे बिहार और बिहार का ओवैसी क्यों कहा जाता है और उन पर जो इल्ज़ाम हैं, उनकी जो कहानियां हैं, उनकी पार्टी की जो फंक्शनिंग है, उस पर कुछ सवाल करेंगे इस इंटरव्यू में। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपके आने का। एक बात बताइए, मैंने लोगों से बातचीत की तो यहाँ पर किशनगंज के बारे में बहुत सारे जार्गन सुनाई देते हैं ना। एक तो पहले बोलते हैं कि यहाँ पे वोटिंग के पहले कत्ल की रात एक कत्ल की रात होती है, जहाँ पे एक रात पहले वोट डिसाइड होता है कि मुस्लिम समुदाय का वोट, जो यहाँ पे लगभग 60 से 70% के बीच में कहीं टिकता है, वो किधर जाएगा। और चूंकि तीनों ही लीडिंग प्रत्याशी जो हैं इस चुनाव में मुस्लिम समुदाय से हैं, एक ये सुनाई देता है कत्ल की रात, और एक सुनाई देता है कि अख्तरुल ईमान शेरे बिहार हैं, और एक सुनाई देता है अख्तरुल ईमान बिहार के ओवैसी हैं। इतनी उपमाएं मिल रही हैं आपको, नहीं, कत्ल की रात का ताल्लुक किन से है ये तो आप तय करेंगे। हमारे मासूम लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, ये क्षेत्र पिछड़ा है जी। कत्ल की रात से मुराद दरअसल ये धनपशु लोग जो हैं, हाँ। जो पैसे तकसीम करते हैं उस दिन, ये कत्ल की रात होती है। जो पैसे बांटते हैं, मैंडेट कुछ होता है और उसको बदल देने के लिए ये लोग वोटों की खरीदारी करते हैं जबरदस्त तौर पर, है ना। तो ये असल कत्ल की रात होती है। अवामी तौर पर मैं हमेशा जिता हुआ रहा हूँ, उसी कत्ल की रात ने मुझे बर्बाद किया है हमेशा। उसी कत्ल की रात ने बर्बाद किया जी। 2015 में मैं जीता हुआ था, बायाफ्ता सरकारी अमले के साथ यहाँ का नुमाइंदा पैसे तकसीम करता रहा और वो हुआ जिसकी वजह से कत्ल की रात। ये दौलतमंद लोग हैं जो अपने दौलत का सहारा लेकर कमजोरों के वोटों को, है ना, खरीद लेते हैं। ये कत्ल की रात है। जहाँ तक पार्टी का नाम लेना चाहेंगे, कौन कत्ल की रात करता है? अब ये सारे लोग जिनके पास सरमाया है, धन है, छल है, बल है, उनके पास, है ना, वो कर रहे हैं। हम लोग छल बल की राजनीति करते नहीं, हम साफ गोई की राजनीति करते हैं। छल बल की राजनीति वो लोग करते हैं जिनको सत्ता प्राप्ति का ख्वाब है। हम तो सत्ता की प्राप्ति के लिए नहीं, दरअसल हम इस मुल्क में मुसलसल जो नाइंसाफी हो रही है सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए लोगों से, हम वहाँ इंसाफ का चिराग रोशन करने के लिए हम एक पहरेदार की हैसियत से वहाँ रहना चाहते हैं। इसलिए उन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है हमारे खिलाफ। अच्छा। तो इस वजह से वो लोग कर रहे हैं। जहाँ तक शेर बिहार, मैंने कभी शेर बिहार नहीं कहा। मैं खादिम हूँ, खादिम मिल्लत हूँ, मिल्लत की खिदमत करता हूँ, सेवक हूँ। मैं शेर कहने का नहीं हूँ। हाँ, मेरे कौमी सदर, उनके नाम जो है असद के माने होते भी है शेर के, और उनकी जो हैसियत है यकीनन है कि
शेर हिंदुस्तान और मिल्लत की आन बान और शान हम लोग उसको कहते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है लोग बिहार के अवैसी कहने का, तो जाहिर है कि अवैसी साहब हमारे मुअज़्ज़ज़ कौमी सदर हैं, हमारे आइडियल पॉलिटिशियन हैं, तो उनकी पैरवी कर रहा हूँ तो अच्छा है, कहना चाहिए। अलीगढ़ से जो लोग पढ़ते हैं अलीग उसको कहते हैं, जेएनयू से पढ़ते हैं जो लोग, उनकी रिश्ता उनसे जुड़ जाता है। तो जो लोग जिस संस्था से जुड़ते हैं उसका नाम तो उनसे जुड़ना ही चाहिए। तो ये मेरी खुशी की बात है अगर अवैसी के नाम से जोड़कर मेरा नाम कोई कहते हैं। मैं ओवैसी पे आऊँगा, लेकिन 1985 में चलते हैं, जब मैं कोई खबर पढ़ रहा था, आई गेस अगर वो खबर ठीक है कि 1985 में आपकी राजनीति शुरू होती है मोहम्मद हाई के साथ, मौलाना हाई के साथ, और कुछ डकैतों के खिलाफ उस लामबंद हुए थे आप लोग। क्या कहानी है आपके पॉलिटिक्स में आने की? मामला ये है कि यूं तो मैट्रिकुलेशन के बाद से ही समाजी रिश्तों से मैं जुड़ गया। गांव की इस्लाह, बच्चों की पढ़ाई, पाठशालाओं का स्थापना, ये प्रयास मेरा था ही। लेकिन आप देखेंगे कि 82-84 का ज़माना ऐसा था इस इलाके में कि पुलिस नतमस्तक हो गई थी क्रिमिनल्स के सामने में। अच्छा। उस वक्त हमारे इलाके के कुछ लोग थे, उसमें 2 बड़ा नाम है, एक मौलाना गुलाम मोहम्मद इया साहब का, और दूसरा नीतीश चौधरी जी का एक है। अच्छा। है ना। तो ये चौधरी जी थे और इन दोनों ने मिलकर बड़ा योगदान किया और इन लोगों ने समाज को जोड़ा और डाकुओं को पकड़ने की, चोरों को पकड़ने की कोशिश की। पुलिस जहां डाकुओं को नहीं पकड़ पा रही थी, इन लोगों ने जा के पकड़ा। उसकी लोगों ने सामाजिक तौर पर दंडित भी किया उसको, और नतीजा ये हुआ कि समाज में बड़ा सुधार का काम हुआ और उसका नाम ही लोगों ने रखा समाज सुधार क्रांति समिति। उस जमाने में समाज सुधार क्रांति समिति। अच्छा। उस जमाने में मैं पढ़ता था बीए में, तो मुझे भी एक इकाई का चेयरमैन बना दिया गया और हम लोग मजबूती से चोर और डाकुओं को पकड़ा और उनको अपने पापों का उसने पूरे तौर पर इजहार किया और तौबा किया, यानी लौट जाने की बात कि अब मैं समाज में जुड़ गया हूँ, अब ये पाप नहीं करूँगा। हद ये है, मैं आपको बताऊँ, उस वक्त गाय बैल भैंस खरीद वो लोग रात को चुरा के ले जाते थे। अच्छा। और उसकी आधी कीमत पर रेंसम लेके लौटाते थे। हाँ? रेंसम पर आधी रकम पर लौटाते थे। अच्छा। तुम जाओ बरगद के पेड़ के नीचे, तुमको भैंस मिल जाएगी, इतना रुपया रख के जाओ। तुम्हारी हाँ यहाँ रुक और वहाँ पर फिर उसकी मवेशी पहुँचा दी जाती थी। इस एरिया में आम था एकदम? बिल्कुल आम सा था, बिल्कुल आम सा था। और उस पर क्या होता था, वो जो चोर और डकैत लोग हैं उसकी बीवी कहती थी नहीं 500 रुपये इनसे और ज्यादा लो। क्यों? इसलिए कि रात बहुत, उस दिन सुबह हो गई इन लोग आते आते। वो कहता था हाँ तुमको आधी रकम लेके छोड़ देते, लेकिन 1000 और लगेंगे। इतना मजबूत ताला लगाता है घर में जी, रात इतनी देर से सोया है, हम लोग को कितनी देर जगना पड़ा है। नतीजा ये हो रहा है, एक अजीब तमाशा था। पुलिस उससे मेल मिलाप की हुई थी, राजनेता बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे। ऐसे वक्त में समाज के लोग उठे और पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ी। और क्षेत्र में आप देखेंगे जिसको रामराज की कल्पना करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं खिलाफत उमर का ज़माना जैसे आ गया हो, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सब मिले हुए थे उसमें और सब चूँकि प्रताड़ित थे, तो सब लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, तो एक अच्छे समाज का निर्माण हुआ। थाने में मुकदमा जाने बंद हो गए, कोर्ट में भीड़ कम हो गई थी, है ना। और लोग किसी की ज़मीन पर कब्जा करना, किसी की फसल काटना, ये बिल्कुल बंद हो गया था। गोया एक ऐसा समाज का निर्माण हुआ था कि आपको कहीं दरवाज़ा खोल कर सोए, जहाँ ताले लगा कर दरवाजे में रहते थे चोरी हो जाती थी, यहाँ दरवाज़ा खोल के रहते थे लोग, किसी का भय नहीं होता था। ये वातावरण बना था इस क्षेत्र में। अच्छा, फिर साल 2005 आता है, पहला चुनाव लड़ते हैं आप, पहला चुनाव जीतते हैं आप? मैं 2000 में लगभग 3-4 सालों तक मैं मेडिसिन के होलसेल का काम करता था बहादुरगंज में। जब पंचायत इलेक्शन हुआ तो गांव के लोग मुझे आ गए कि आपको मुखिया का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मैं समय नहीं दे सकता, मेरा कारोबार है। लोगों ने कहा आप हफ्ते में 1 दिन जाइएगा, आप न जाएंगे तो गलत लोग जीत जाएंगे। अच्छा। क्रांति के ज़माने में मेरी एक छवि बन गई थी, तो नतीजा ये हुआ कि मैंने नॉमिनेशन कर दिया उन लोगों के कहने पर। लेकिन क्षेत्र के जो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग थे, उनकी जिद ये थी कि नहीं आप जिला परिषद का इलेक्शन लड़ें और चेयरमैन बनने का अवसर आपको मिलेगा। उस ज़माने में तस्लीमुद्दीन साहब भी यहाँ पर मिनिस्टर थे तो राज्य सरकार में, तो उनका भी दबाव था कि ख्वाहिश थी उनकी, दबाव तो नहीं था कि मैं जिला परिषद लड़ूं और चेयरमैन बनूं। तो उनके लोग भी आए, तो उसकी वजह से मैंने जिला परिषद में नॉमिनेशन कर दिया। तो गांव में बड़ा सन्नाटा था जब मैंने मुखिया नहीं लड़ने का फैसला किया। गांव के लोगों को समझाया बेटे की अगर उन्नति हो रही है, पदोन्नति हो रही है तो जरा खुश हो जाओ। और मैं लड़ा और लोगों ने एक तरफा तौर पर मुझे जिताया। मेरे विचार थे, मेरे कार्यकलाप भी थे। कौन सा था साल ये? और
ये 2001 का। साल 2001 के आसपास। हाँ। ठीक है। उसके बाद फिर मेरी भूमिका जिला परिषद में रही। जिला परिषद की जो सब कमेटी होती है हेल्थ एंड एजुकेशन, उसका मैं चेयरमैन बनाया गया था कमेटी का। तो उसकी वजह से भी जो इस क्षेत्र में मेरा काम रहा तो लोगों को हुआ। और एकदम तस्लीम साहब MP का इलेक्शन लड़ गए, तो फिर बाई इलेक्शन हुआ, तो किशनगंज वाली सीट खाली हो गई 2005 में। खाली हो गई और फिर मैं इलेक्शन लड़ा तो लोगों ने हाथों हाथ दिया, मुझे जिताया। और फिर साल 2005 में उसी साल दोबारा इलेक्शन हुआ अक्टूबर में महीने। दोबारा भी लोगों ने मुझे जिताया। तो कैसे मिला टिकट आपको जी? पहली बार राजद का टिकट कैसे मिला आपको? अब मैं राजद में चूंकि तस्लीमुद्दीन साहब से जुड़ा हुआ था और इलाके में जो छवि हमारी बनी थी तो ऐसा लग रहा था औरों को भी कि टिकट मिलेगा तो मैं जीत जाऊंगा। पार्टी भी ये समझ रही थी कि दूसरे को टिकट दिया तो सीट नहीं निकल पाएगी, तो दोनों तरफ का मामला था। पार्टी में ऊपर किसी से मुलाकात हुई थी? तस्लीमुद्दीन साहब ही हमारे सब कुछ थे, करता था। लालू यादव से मुलाकातें रही। अच्छा। लेकिन जाहिर है कि उसका भाया मीडियम भी तस्लीमुद्दीन साहब ही थे। अच्छा। तस्लीमुद्दीन साहब के लिए हम लोगों ने बड़ा समय दिया। तस्लीमुद्दीन साहब ने मुझे बड़ा अजीज रखा और तस्लीम साहब चाह रहे थे कि मेरी जगह पर यहाँ काम करने वाला कोई हो। मेरे विचारधारा से, मेरे कार्यकलाप से बड़े संतुष्ट थे वो। इस वजह से उसने मेरा बाजू पकड़ के मुझको खड़ा करने की कोशिश। सब कुछ तस्लीमुद्दीन साहब था आगे लेकर आने के लिए। हाँ, उसका बड़ा योगदान था। साल 2010 में फिर कोचा धामन क्यों चले गए आप? कोचा धामन अगर 2009 में डिलिमिटेशन हुआ। डिलिमिटेशन हुआ तो क्षेत्र मेरा नहीं बदला। हाँ, किशनगंज का थोड़ा सा हिस्सा अलग होकर किशनगंज एक अलग कंस्टिट्यूंसी बन गई और कोचा धामन पहली बार कंस्टिट्यूंसी बनी। चूंकि उससे पहले किशनगंज में 3 ही असेंबली के सीगमेंट्स थे और डिलिमिटेशन के बाद 4 हुए, तो उसमें कोचा धामन अलग बना और उसमें मैं लड़ा और लोगों ने बड़ी इज्जत के साथ मुझे जिताने का काम किया। साल 2010 में आप जीतते हैं, लेकिन साल 2014 में आप रिजाइन कर देते हैं। जी हाँ, रिजाइन किया। मैं रिजिग्नेशन पे आता हूँ, लेकिन साल 2010 से लेकर जब आप जीतते हैं वहाँ पे और 2020 तक, ये आपका एक वो पीरियड है जिसमें आप एक भी चुनाव नहीं जीतते हैं जी। और 14 में रिजाइन भी कर देते हैं और 15 में आप MIM ज्वाइन करते हैं। जी। 14 में रिजाइन करने की कहानी क्या है आपकी? दरअसल नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ मिलकर बड़े गलत फैसले ले रहे थे और खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे थे। नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी कम से कम होती चली जा रही थी। हम कुछ लोगों ने मिलकर ये कहा कि नहीं साहब, और फिर दलितों को भी वो तोड़ रहे थे, पिछड़ों के साथ भी उनका वो नहीं था, पूरे तौर पर भाजपा ही उसका मिजाज हो गया था। तो हम लोग राजद के कुछ MLAs मिले और कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग करना जरूरी है और हम लोगों ने इसको साथ देकर बीजेपी से अलग कराया। जो वो कांड था कि बिहार का DNA वाला जो हुआ था उस समय, हाँ, उन्होंने ओपन लेटर लिखा था नरेंद्र मोदी तो हम लोगों ने उसको अलग किया तो जाहिर है मेरा नैतिक दायित्व होता था कि उसका समर्थन करूं। तो इस दरमियान में वो ड्रामा स्टेज होने से पहले ही नाकाम हो गया और हम लोग 15 विधायक एक नहीं हो सके, जिसकी वजह से उसकी पार्टी में बाकायदा शामिल नहीं हो सके। तो 11 विधायक लौट गए या 10, 4 हम लोग बच गए थे, मैं, सम्राट चौधरी जी, राम लखन रमन जी और जावेद इकबाल अंसारी जी। अच्छा, सम्राट चौधरी भी साथ में? सम्राट चौधरी भी थे। तो ये बात हुई कि भाई चाहे आप लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहिए और अख्तर साहब आप MP का इलेक्शन लड़िए। और नीतीश जी ने कहा गाँव, और उस वक्त काफी दबाव भी था। 2009 में भी नीतीश जी ने मुझे टिकट ऑफर किया था संसदी का। हाँ, संसदी का। तो मैंने कहा कि भाई सदन में सबसे ज्यादा उनके दूध को, मैंने कहा सदन में सबसे ज्यादा बीजेपी के विरोध कौन बोलता, बोला आप बोलते हैं। तो मैंने, मैं दोगला राजनेता नहीं हूँ कि बीजेपी के खिलाफ बोलूं और बीजेपी के गठबंधन में आपके सीट से मैं लड़ जाऊं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। फिर 2014 में जब वो अलग हो गए तो कहा कि भाई अब लड़िए आप मेरी टिकट से। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा भाई मैं रिजाइन करूंगा, हार और जीत भी हो सकती है। बोला घबराने की बात नहीं, चारों लोग आप लोग MLC बना दिए जाइएगा, चारों को मैं मंत्री भी बना दूंगा। और इस दरमियान में मैं इलेक्शन लड़ने आ गया। लेकिन हुआ ऐसा कि जदयू के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर बीजेपी का साथ देने लगे। अच्छा। इसका इन्फॉर्मेशन मैंने दिया पार्टी को दिया, लेकिन पार्टी का बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया। मुझे कुछ लोगों से पता ये चला कि बीजेपी के कैंडिडेट से ऊपर कुछ गिव एंड टेक हो गया है कि कोई सीट पे वॉक ओवर दे देंगे, कुछ सीट जितवा देंगे टाइप का जो होता है वो। उन्हें किशनगंज के बारे में अच्छा कुछ सेटिंग हो गई है और मेरे लिए वही था कि भाई अगर वो हार भी जाएगा तो उसको तो हम लोग मंत्री बनाएंगे ही। लेकिन मैंने ये कहा कि पिछले दिनों में शहनवाज साहब यहाँ थोड़ी देर के लिए जीते बीजेपी से, जिससे यहाँ पर का जो हिंदू मुस्लिम वातावरण है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कश्मीर का हुस्न पूरी दुनिया में मशहूर हो सकता है, लेकिन किशनगंज में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है पूरे देश में इसका बदल नहीं है, इसकी नज़ीर नहीं मिलेगी आपको। कश्मीर में चनार के फूल नजर आएंगे, लेकिन वहाँ खून की होली भी खेली जाती है। वहाँ बर्फ की सिलोटें दिखती हैं,
लेकिन कफन भी दिखते हैं। लेकिन आप किशनगंज में देखेंगे जो गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पर है, ऐसी कंपैरेटिवली अच्छी स्थिति में है। नहीं, बिल्कुल अच्छी है। तो मैंने कहा उनके आने से यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम समाज में काफी तनाव बढ़ा है। अगर फिर से नीतीश कुमार जी ने मुझे खड़ा कर दिया और बीजेपी को जिताने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ का सौहार्दपूर्ण जो वातावरण है बिल्कुल खराब होगा। तो मैंने इलेक्शन लड़ने से अपने आप को रोक लिया। लेकिन आप नामांकन कर चुके थे। हाँ, नामांकन कर चुके थे और नामांकन वापस हो नहीं सकता था, सिंबल मिल चुका होगा। जी 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 जी। तो मैंने वो कर लिया था। और उसके बाद भी आपको 72,000 वोट मिले? नहीं, 58,000 मिले थे। 58,000 से 58,000 मिले थे। तो मैंने मना भी कर दिया था। लेकिन ये है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी का ये राजनीतिक सफर में बड़ा शुभ दिन था, इलेक्शन न लड़ने का। हाँ, इलेक्शन नहीं लड़ने का, क्योंकि पार्टियों को करीब से पहचानने का मुझे मौका मिला। उसके बाद मैंने सीमांचल इंसाफ फ्रंट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। सीमांचल इंसाफ फ्रंट? हाँ, SIF के नाम से मैंने लोगों को जोड़ने का काम किया कि सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो यहाँ पर हैं, प्रति व्यक्ति आय कम है, पढ़ाई लिखाई कम है, नंबर ऑफ स्कूल्स कम है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कम है। सन 1980 तक आप देखेंगे सीमांचल का ये क्षेत्र बहुत खुशहाल नहीं था, लेकिन इतना अच्छा था कि बिहार के दूसरे इलाके के, शाहबाद के इलाके के, दरभंगा मैथिला के इलाके के मजदूर आकर यहाँ काम करते थे, वो बेचारे। तो इसके माने ये है कि उनसे बेटर पोजीशन था। लेकिन 80 के बाद से, 90 के बाद से जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, उसके बाद से इस इलाके की अनदेखी होने लगी। नतीजा ये हुआ है कि पर कैपिटा इनकम पूरे बिहार में सबसे कम इस क्षेत्र का है। इलिटरेसी सबसे ज्यादा यहाँ पर है, बीमार सबसे ज्यादा यहाँ पर है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल सबसे कम है। मैंने 2012 में एक लड़ाई लड़ी। मैंने 2012 में एक लड़ाई लड़ी थी। 2012 में एक लड़ाई लड़ी कि साहब 88 हाई स्कूल्स हैं आपके इसमें क्या कहते हैं मुंगेर में, जबकि वहाँ की आबादी सिर्फ 13.5 लाख है। और सिर्फ 17+4 यानी 4 बच्चियों के लिए स्कूल थे और सिर्फ 17 हाई स्कूल थे बच्चों के लिए। नतीजा ये हुआ कि मेरी 17 लाख की आबादी के लिए ये 17 और 4 हाई स्कूल थे, वहाँ 13.5 लाख की आबादी के लिए 88 हाई स्कूल थे। तो मैंने आंकड़ों की लड़ाई लड़ी और उस वक्त हमारे यहाँ सिर्फ 3200 बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। अब मुंगेर में 15,500 बच्चों ने। मैंने सरकार पर ब्लेम किया कि मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ या सरकार मुझे पढ़ने नहीं देना चाहती है। PK शाही साहब मिनिस्टर थे। अच्छा। और उन्होंने कहा कि भाई क्या मामला है, तो मैंने सारा डेटा उसके सामने में रखा और मैं आभारी हूँ कि एक ही साथ कैबिनेट करके 30 हाई स्कूल्स मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए सैंक्शन हुए। तो उस जमाने से एक डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है और आज भी जब जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है, आप देखेंगे कि वही मुसलसल जो डिस्क्रिमिनेशन है वो है। फ्लड से सबसे ज्यादा इफेक्टेड हम हैं। पूरी नदियां, लगभग 150 किलोमीटर की रेडियस की नदियां, जो दूरी की नदियां हैं, आप तिस्ता बांध देख रहे हैं बंगाल में है, और उसके बाद नेपाल वहाँ सुपौल के इलाके में है, वहां से एक नदी निकलती है परमान, इधर से निकलती है डोक। ये सारी नदियां मिलकर किशनगंज और अमोर में 10 किलोमीटर में समाहित हो जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्र का पानी, इसके बाद छोटी छोटी नदियां, और इधर सैलाब की जो तबाही हर साल हजारों हेक्टेयर जमीन कटती है और हजारों लोग विस्थापित होते हैं, परिवार विस्थापित होते हैं। सरकार की कोई नजर नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। अभी आपका वो देखिए, इनकी महावीर कैंसर संस्थान की रिपोर्ट आई है कि साहब 10 जिले जो टॉप है कैंसर में और स्टोन में, उसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार चारों है। अच्छा। है ना। पानी की खराबी, क्लाइमेट अनहेल्दी है, और सबसे ज्यादा पलायन भी यही है। पलायन मजदूरों का जो हब है, ये बाल मजदूरों का इलाका है ये, और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसका भी शर्मनाक इलाका ही है। और इलीगल ट्रेड भी बहुत होता है, स्मगलिंग बहुत होती है इस इलाके में, है ना। तो ये जो हो रहा है ये सारा मामला, तो स्मगलिंग हो रहे हैं, तो उसका ताल्लुक यहाँ के लोगों से नहीं है। वो तो बड़े लोग हैं जो लोग पुलिस को मैनेज करके ट्रक पे लेके जाते होंगे। यहाँ के लोगों का चाल चलन इस तरह का नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों को कुछ बिगाड़ा जा रहा है। यहाँ का कोई स्मगलर आज तक पकड़ा नहीं है, कोई बड़ा स्मगलर नहीं है। जितने भी लोग हैं वो लाइन सेट करते हैं, वो लोग करते हैं, बड़े लोग काम करते हैं। छोटे काम यहाँ पे है। यहाँ पर गरीब लोग हैं, यहाँ पर क्या करेंगे? वो 2-4 बोतल शराब के लिए आता होगा, 2-4 पुड़िया इसमें का ले आता होगा, लेकिन एक बड़ा हब है बाहर के लोगों का। आप देखेंगे किशनगंज को बदनाम करने के लिए कभी उधर की सुपारी पकड़ी जाए, कभी चरस पकड़ा जाए, निकलेगा वो आसाम की तरफ से, लेकिन उसको पकड़ने का स्थल दिखाया जाएगा किशनगंज, आएगा वो बंगाल की तरफ से। तो कौन करता है किशनगंज सिस्टमेटिकली? कौन बदनाम सिस्टमेटिकली? अब ये कौन है, ये तो वही लोग बताएंगे। भाई वहां से चलता है, वहां क्यों नहीं पकड़ते उसको किशनगंज में? मैं समझता हूँ कि एक बड़े पैमाने पर किशनगंज के क्षेत्र को बदनाम करने की बड़ी साजिश भी चल रही है, उसका हिस्सा मैं मानता हूँ। ठीक है। साल 2015 आता है। जी जी जी। ओवैसी से मुलाकात कैसे हुई? मुलाकात भी, हमारे कुछ दोस्त थे
मुलाकात कराए। कहानी मुलाकात बताइए की। पूरी सर। हाँ हाँ, बस हमारे कुछ दोस्त थे, उनका विचारधारा था और मेरे विचारधारा से मिलता जुलता था। मैं उनसे मिला दिल्ली में जाकर। दिल्ली मुलाकात हुई? हाँ हाँ, दिल्ली में जाकर मुलाकात हुई। मैंने यहाँ के इलाके का, तो मैंने कहा कि सर आप बड़े लीडर हैं, आप हमारे काउस पे काम कर सकते हैं, एक बार हमारे यहाँ चलिए। तो मैंने यहाँ पर सीमांचल का पिछड़ापन कारण और निदान के नाम से एक बड़ा अधिवेशन किया यहाँ पर। यहाँ पे? हाँ, और वो 16 अगस्त की तारीख थी 2015 की। और एक जो मैं बेरोजगार का जमाना था 14 में छोड़ दिया था, एक साल के दरमियान में मैंने सरकारी आंकड़ों को इकट्ठा किया और मैंने एक छोटा सा बुकलेट लिखा, सीमांचल के पिछड़ेपन की कहानी सरकारी आंकड़ों की जबानी। अच्छा। मैंने सारे दिखाए कि कहाँ कितने नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स है, कहाँ पर कैपिटा इनकम कितना है। अब हमारे यहाँ देखिए, कैमूर की जितनी जमीन है उतनी जमीन हमारे यहाँ है। कैमूर में 2,25,000 मेट्रिक टन पेडी का प्रोडक्शन है और हमारे यहाँ सिर्फ 97,000 मेट्रिक टन का। जमीन उतनी ही थी, आबादी भी करीब करीब उतनी ही है। जिस वक्त हमारे यहाँ किशन में 17 हाई स्कूल थे, वहाँ पर 88 हाई स्कूल थे। हमारा पूर्णिया की आबादी 33 लाख थी, उतनी आबादी आपकी वैशाली की थी, 94 हाई स्कूल्स थे। हमारी 29 लाख की आबादी थी। एरिया वाइज डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। हाँ, मैंने उधर के 4-5 डिस्ट्रिक्ट को लिया, इधर का एक तुलनात्मक अध्ययन किया और मैंने वो रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट को ओवैसी साहब ने देखा तो उसने कहा वाकईतन बड़ी बदनसीबी है इस इलाके के साथ। उसने कहा तुम्हारे मुद्दों का, तुम्हारे मंत्री बनते रहे, तुमने सरकारों को वोट दिया लेकिन तुम्हारे मुद्दों का हल नहीं हुआ। तुम्हारे मुद्दों का हल अलग से तुमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी और आर्टिकल 371 इस इलाके के लिए लागू होना चाहिए। उसने पुरजोर वकालत की और मुझे लगा कि उसके सीने में हमारे हालात को देखकर दर्द है। फिर कुछ दिनों के बाद मैं उसके पार्टी में ज्वाइन किया और मैं आया लेकर के। मेरा मतलब यह है कि सीमांचल एक कश्ती है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बसते हैं और सबकी हालत खराब है और नॉन मुस्लिम्स जो हैं उनकी हालत ज़्यादा खराब है। वो मैं उसका जिम्मेदार मुस्लिम लीडरशिप को मानता हूँ, क्योंकि यहाँ प्राय मुसलमान ही एमएलए एमपी बनते रहे। ये पार्टी के चाकर हो गए, इन्होंने पार्टी की गुलामी की, यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व, यहाँ की वकालत और तर्जुमानी नहीं की। इसलिए मैं समझा कि इन पार्टियों में रहकर मैं यहाँ के बारे में लब नहीं खोल पाऊंगा, इसलिए मुझे एक अलग सियासी झंडा चाहिए ताकि यहाँ के लोगों की पूरी बात उठाऊं और मैं उसमें सफल भी हुआ। मैं अभी 5 आदमी को लेकर के ऐवान में गया तो ये पहला मौका था जो एक मुस्लिम लीडरशिप बिहार की असेंबली में गई और सीमांचल के मुद्दों को जितना परखड़ तौर पर मैंने रखा, इससे पहले का कोई इतिहास नहीं रहा है। और मैंने काम भी कराया, दबाव भी डाला सरकार पर। मेरे इसी वजह से सरकार को बेनकाब होने के नतीजे में दबाव के जो वीडियो वायरल होते हैं आपके, तेजस्वी की लड़ाई के सदन के वीडियो वायरल होते हैं और किया। आप देखेंगे 50 किलोमीटर के लिए लंबाई में कोई पुल नहीं था हमारे यहाँ। मैंने कहा 5-5 किलोमीटर पर पुल बनाते हो आप, हमारे टैक्स के पैसे को लेकर के दुल्हन की तरह सजाते हो आप नालंदा को, और हम यहाँ पड़े हुए हैं। मेरी माँ बीमार पड़ती है, हॉस्पिटल नहीं होता, मेरे टैक्स के पैसे से कुत्तों के हॉस्पिटल खोलते हो। कोई ऐसा महीना नहीं जाता है जो दिल्ली और पंजाब से मरे हुए एक्सीडेंटल लाशें हमारे यहाँ नहीं आती है। 15 दिन की दुल्हन के हाथों का रंग, मेहंदी का रंग फीका नहीं हुआ है। अब मजदूर बेचारा पलायन करने पर मजबूर है इसलिए कि वो कर्ज में डूबा हुआ है। अच्छा, मेरा एक सवाल है यहाँ पे तुल जी की इस पिछड़ेपन की और इस सरकार की बेध्यानी की वजह क्या सोचते हैं आप? क्या मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है इस वजह से सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं, या सीमा का इलाका इस वजह से सरकारें नहीं ध्यान दे रही हैं? क्योंकि सीमा का इलाका है तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो कहती है कि सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सीमा के जितने भी इलाके हैं जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वही सही है कि सीमा के इलाकों को सरकारों ने हर जगह मजबूत किया है, लेकिन किशनगंज को छोड़कर। क्यों किशनगंज को? बस अब जो पहला आपने कहा, मुझे भी यही लगता है कि साहब चूंकि माइनॉरिटी की आबादी यहाँ पर है, इसलिए माइनॉरिटी को ये लोग नीचे करने के लिए एक साजिश चल रही है। आज़ादी के वक्त 23% नौकरियों में साझेदारी थी हमारी। अभी जो आई है बिहार में 20,49,000 नौकरियां हैं और बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई है जाति आधारित गणना के मुताबिक। मैं आपको बता दूं, मैंने उसका रिपोर्ट कार्ड जारी किया है और कोई एमएलए, कोई पार्टी इस पर बात नहीं कर सकी। बिहार में मुसलमानों की जनसंख्या 2,31,00,000 है, 18% नौकरी के हिसाब से उनकी भागीदारी 3,68,000 की होती है, जहां मुसलमानों को सिर्फ 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से वंचित रखा गया है। वहीं भूमिहार भाइयों को देखिए, मैं भूमिहार भाइयों को ब्लेम नहीं करता हूं, उसकी लीडरशिप ने काम किया उसके लिए। उसके 37 लाख आबादी है और 58,000 नौकरी में हिस्सेदारी होती है आबादी के तनासुब में, और उनको 1,87,000 नौकरी मिली हुई है। और हमको, और वही हाल शेड्यूल कास्ट का है। शेड्यूल कास्ट को 4,02,000 नौकरी होनी चाहिए, 2,91,000 नौकरी देकर 1,11,000 नौकरी उनकी भी ये लोग बदमाशी करके खा गए हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हुआ है। अगर आज ऐसा होता 2 लाख नौकर और मुसलमानों के होते, जाहिर है कि पॉलिसी मेकिंग में और पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में सरकारी कर्मचारियों का बड़ा रोल होता है। और सरकारी कर्मी हमारे हैं ही नहीं, बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है।
आप स्कूल देख लीजिए। बल्कि सुशील मोदी ने जी ने एक मतलब असेसमेंट की बैठक में कह भी दिया, काम नहीं करते हो, काम नहीं करना आता है, सीमांचल भेज देंगे। क्या क्या कब हुई थी बैठक? सुशील मोदी पिछले दिनों में बिहार के जो मिनिस्टर थे जी, तो एक दिन असेसमेंट बैठक में बाजाबता क्लास ले रहे थे वो अधिकारियों डीएम अधिकारियों की। बोला काम करना नहीं आता है, काम नहीं करना चाहते हो, नहीं करो तो सीमांचल भेज देंगे। ये बोला उन्होंने? ये इन्होंने बोला इसके माने अरे भाई अखबारों में आया, मीडिया में आया, आप ही लोग तो सारी सच्चाई लाते हैं। इन्होंने बोला कि आप सीमांचल भेजेंगे। इसका मतलब ये कि ब्रिटिश टाइम में ये इलाका ब्लैक वाटर का एरिया था और आज सेंटिंग का एरिया हो गया। सारे लोगों को, सारे निष्क्रिय पदाधिकारी रिश्वतखोर। यहाँ जितनी रिश्वत की गर्म बाजारी कहीं नहीं है। 5 डिसमिल एक जमीन खरीदता है आदमी अपने घर बनाने के लिए, बगैर 10 से 15,000 रुपए दिए म्यूटेशन नहीं होता है। ऊपर तक मैं आपको बता सकता हूं कि अभी मैं सेक्रेटरी तक उसको लिख के आया, मंत्री तक दिया, कार्रवाई नहीं हो सकी है। ये है करप्शन। और नोइंगली मैं कहता हूं ये मामला दूसरी जगह होता तो एक्शन होता। सीमांचल में लोग लुटवा रहे हैं बैठ करके। सीमांचल के लिए स्कीम्स नहीं आती है, सीमांचल की योजनाएं नहीं आती हैं। सारी स्कीम्स इसकी बनती हैं पटना और पटना के सराउंडिंग के लिए। मैं कह रहा हूं मेरे वोट से सरकार बनाते हो, मेरे टैक्स के पैसे से दुल्हन की तरह सजा रहे हो नालंदा को, और हमें वीरान कर रखा है। इन लोगों ने बेईमानी की है हमारे साथ। इसलिए हम जैसे लोग पार्टियों में नहीं रह सकते, इनके गुलाम रहेंगे, चाटुकार रहेंगे। जिनको मंत्री बनना है, अपने परिवार को सजाना है, जो वोट लेके जाए और जनता की बात न करें, ऐसे नेता उनको पसंद है। मुझ जैसे लोगों से बड़ी दिक्कत है लोगों को। ये सब कदर दिया लोगों ने। अब 2020 में आते हैं, आप 5 विधायक लेकर जाते हैं विधानसभा में और आप शपथ लेते हैं जी। और आपके शपथ का एक किस्सा बड़ा वायरल है कि आपने बोल दिया कि मैं हिंदुस्तान नहीं बोलूंगा, मैं भारत बोलकर शपथ लूंगा। हाँ। और सुशील जीतन राम मांझी बैठे थे चेयर पे हाँ। और उनको अचरज हुआ। हिंदुस्तान और भारत, हाँ। क्या बोलने में क्या समस्या है, थोड़ा समझा सकते हैं दर्शकों को? सवाल उठाए गए थे आप पर। आप कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख लीजिए। हाँ। हम भारत के लोग जी। इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान है ही नहीं। चूंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशनली ओथ ले रहा हूं तो मैंने कहा कि भाई जब भाषा उसमें वही लिखा हुआ है तो मुझको उसी के अनुकूल बोलना चाहिए। हाँ। अरे हिंदी है, हम होता ना हिंदुस्तान हमारा, हम तो नगमे ही गाते हैं। लेकिन चूंकि संवैधानिक जगह पे मैं खड़ा था और संविधान के हवाले से शपथ ले रहा था तो मैं संविधान की भाषा बोल रहा था। उसमें उनको पूछिए कि उनको दिक्कत क्यों हो गई। जो लोग भारत, महाभारत, महान भारत का चर्चा करते हैं, उनके पेट में ऐंठन क्यों हुई? मेरे और अभी तो चल भी रहा है कि इंडिया न कहा जाए, भारत कहा जाए, उनके पेट में ऐंठन क्यों हुई? ये तो बताइए ना। गलती तो उसने की ना, मैं तो सही किया, तो जो सही किया उसी पर उंगली उठती है। उनको पता ही ना, वो नादान, उसने नहीं पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं भी है हिंदुस्तान लिखा हुआ, तो बेवकूफी वो करे। खेत खाए घोड़ा, मार खाए जोला, यही वाला मामला हुआ। अच्छा, अब आप पर लगे कुछ इल्जामों की बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, और आपकी पार्टी की फंक्शनिंग की बात करेंगे। मैंने कई लोगों से बातचीत की और कई वीडियोस देखे आपके इन पोस्ट आरजेडी और पोस्ट जदयू पीरियड के जी। जब आप AIMIM ज्वाइन करते हैं, और आपके नरेशन में चेंज एक दिखाई देता है। लोग भी इल्जाम लगाते हैं आप पर। यहाँ पे किशनगंज की जनता भी कई बार कहती है और मैंने वीडियोस में भी कई बार देखा, आप पहले के भाषणों में थोड़ा ज्यादा समावेशी हुआ करते थे, थोड़ा ज्यादा इंक्लूसिव हुआ करते थे, लोग ऐसा कहते हैं। और बाद के भाषणों में MIM ज्वाइन करने के बाद आपके भाषण थोड़े से ज्यादा मुस्लिम स्पेसिफिक होते जा रहे हैं और उनमें आप गोधरा कांड का जिक्र करते हैं, कुछ भाषणों में आपके जिक्र आया है, और ऐसे जिक्र करते हैं जिससे मुस्लिम समुदाय थोड़ा रिलीजियस लाइन पे चला जाए वोटिंग के दौरान। क्या अख्तरुल ईमान रिलीजियस फॉल्ट लाइंस को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव में? इस इल्जाम पे क्या कहना चाहेंगे कैसी आप? बात कर रहे हैं? 2005 में जो सरकार बनी, 2004 में जो सरकार बनी थी UPA की, वो तो गोधरा ही के बुनियाद पर बनी थी। गोधरा की आंखें फोड़ी हुई तस्वीर सोहराब की, गोधरा की जलती हुई लाश है, उसके बुनियाद पर तो UP की सरकार बनी थी। तो उनको आप नहीं कर रहे, मुझको कर रहे हैं। अरे भाई गोधरा तो ये कांड, ये वाकया है, इसको कौन भुला सकता है? लेकिन मैं इंसाफ की बात कहता हूं, मैं ऐतिहासिक तौर पर मैं कहता हूं कि गोधरा नहीं भूल सकते। माँ के दूध पीते बच्चों को आग में फेंका गया, कोई दरिंदा ही भूल जाएगा? कोई मनुष्य भूल पाएगा उसको? वो मुसलमान की बेटी नहीं थी सिर्फ, वो भारत की बेटी थी। अगर भारत से प्रेम है तो मैं अक्सर कहता हूं, भारत को माँ कहते हो तो माँ चाहती है सब बेटा मिलजुल कर रहे। जब कमजोर बेटा को सेहतमंद बेटा धक्का मारता है तो भाई को धक्का नहीं मारता है, माँ की आत्मा को आघात पहुंचाता है। तो भारत की बेटियां वो नहीं थी। ये बात तो UP की सरकार ही उस पर बनी थी साहब, वो बात हमको कर रहे हैं। जहां तक ये बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वालों के बारे में इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है कि बाबरी मस्जिद में अगर ये मूर्तियां नहीं बैठाते तो बाबरी मस्जिद का टूटना ही सिर्फ हादसा नहीं है, इसके बहाने जो हिंदू मुसलमानों का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण था ये भी टूटा है हमारा।
हम तो इसके लिए चिंतित हैं। मस्जिद हमारी टूटी, वो हमारा धार्मिक नुकसान है, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जो नफरत फैली है वो मेरा देश का नुकसान है, ये मेरा दोस्त का, मेरे राष्ट्रीय क्षति है हमारी, तो हम इसको कैसे भुला सकते हैं? इनके पापों को नहीं करेंगे। अभी आप देख लीजिए कि दिल्ली में बैठा हुआ है कांग्रेस का शहजादा, नूह में मुसलमानों का घर जलता है, बुलडोजर से 1200 मकानों को तोड़ा जाता है, एक दिन फुर्सत नहीं मिलती उसको। 2000-2500 किलोमीटर जाकर वहां कहते हैं कि हम बड़े प्रेमी हैं दलितों के। राहुल गांधी पर आप राहुल गांधी को कह रहा हूं मैं, शहजादा तो वही है कांग्रेस का, दूसरा तो है ही नहीं। वो वहां पर आप जाकर देखिए मणिपुर में, ये दोहरा कैरेक्टर क्यों है? वोट लेने के लिए मेरे पास आइएगा और मेरे दुख में आप खड़े नहीं होइएगा, ये कौन सा कैरेक्टर है आप? मेरे पास यानी मुस्लिम समुदाय के हाँ, पास मुस्लिम समुदाय के पास क्यों नहीं आप खड़े होइएगा मेरे मामले में? तो ये बात मैं कहता हूं सर, ये सारे लोग कहते हैं, सारे वो अच्छे इंसान जिसके दिल में इंसानी दिल है, जिसके हृदय में न्याय है, वो गोधरा को कभी नहीं भुला सकता, वो बाबरी मस्जिद के वाकये को कभी नहीं भुला सकता, हिंदू मुसलमानों के सौहार्दपूर्ण वातावरण को नहीं भुला सकता। मेरे विश्वास से आप वाकिफ नहीं कि इस संसार का ईश्वर एक है। जितना इस पर मुझको विश्वास है, उतना ही विश्वास मुझ पर यह है कि हम एक ही माँ बाप के सब संतान हैं। धर्म अलग अलग विचारधारा है, लेकिन हमारा खून एक है, सबने माँ के पेट से जन्म लिया है और हम सब एक इंसान हैं। मैं तो इंसानियत की बात करता हूँ। कोई माई का लाल है जो मैं कह दे कि मैंने किसी समुदाय और किसी के खिलाफ बात की है। आप जब ये कहते हैं सर कि आपके विरोधी आपका एक बयान वायरल करते हैं कि जब पासवानों और यादवों की अपनी अपनी पार्टी हो सकती तो मुसलमानों की अपनी पार्टी क्यों नहीं हो सकती, आपका ये बयान वायरल किया जाता है। ये गलत कहां से है? ये गलत कहां से है? आप जिस गांव में रहते हैं तो आपकी भी इच्छा होती है कि एमएलए हमारे गांव का हो, एमपी हमारे गांव का है। और ये कटु सत्य है कि जिन लोगों ने भी अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी स्थापित की, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, चाहे दलित हो या पिछड़ा, उनका भला हुआ है। आप 90 से पहले यादवों को देखिए और 90 के बाद यादव भाइयों को देखिए, नीतीश से बिफोर कोरी कुर्मी भाइयों को देखिए, आफ्टर नीतीश देखिए, पासवान जी से पहले देखिए पासवान। चूंकि पूरे तौर पर यूपी और बिहार की राजनीति जाति आधारित हो गई है, जाति की बुनियाद पर नौकरियां मिलती हैं, जाति की बुनियाद पर पैरवी होती है, जाति की बुनियाद पर सड़कें बनती है, तो इन जालिमों ने, इन नाइंसाफों ने मुझे मजबूर किया है। आप देख रहे हैं मैं जाति की बात करता हूं, आप नहीं देख रहे पूरे बिहार में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है। मुस्लिम इलाके में बिजली बाद को जाएगी, सड़क बाद को बनेगी, स्कूल बाद को खुलेगा। मुस्लिम इलाका यहाँ पर कट रहा है तो कोई बात नहीं, भैंस बह जाती है, बेगूसराय में पैसा मिल जाता है और यहाँ इंसान की लाशों को पैसा नहीं मिलता। तो अब मजबूरी में जब मेरी बात कोई नहीं उठाएगा तो हमको तो उठाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने अगर अपनी पार्टी बनाई तो पेट में किसी की ऐंठन नहीं हुई, और मैं बना रहा हूं तो पेट में ऐंठन क्यों है? इसके माने मैं गुलामी करूं, मैं दरी बिछाऊं सबके लिए? ये बड़ा अजीब सा कल्पना है लोगों को भाई, है ना। वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी करेंगे तो हो जाएंगे बदनाम। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरा हक नहीं बनता? 18% लोगों को कभी लोगों ने प्रतिनिधित्व दिया? मूल मंत्र है लोकतंत्र का, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम अगर 18% है, क्या नौकरी में हम 18% है? मैंने आंकड़े बता दिया आपको, मैंने आंकड़े बता दिया आपको, हम 18% है नहीं है। क्या पार्लियामेंट में हम 80 होने चाहिए, हम 40 भी हैं क्या? नहीं है। असेंबली में हमारा 40-45 होना चाहिए, कितने हैं? 18-20 से आगे नहीं बढ़ते हैं और बाकी लोग पार्टी की चाकरी करते हैं। अभी बिहार शरीफ जला हमारा, बिहार शरीफ जला, मदरसा 105 साल पुराना मदरसा अजीजिया जलाया गया। और एक ये नीतीश जी कहते हैं हम करप्शन से, कम्युनलिज्म से हम बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे, क्रिमिनल से हम समझौता नहीं करेंगे। एक लॉ एंड ऑर्डर क्या है आपका साहब? एक दिन मामला हो गया, घटना हो सकता है, अचानक हो सकता है, घटना कहीं भी कर सकती है। अगेन दूसरे दिन क्यों घटना घटी? नोइंगली मुसलमानों को डराने के लिए, और चुन चुन कर मुसलमानों की दुकानें जलाई गई। 4000 से ज्यादा धार्मिक पुस्तकें हमारी जलाई गई। मस्जिद के गेट का मीनारा तोड़ा गया। 40-45 मुसलमानों के दुकान लुटे गए। कोई एक माइक का लाल कोई उसका नेता बात कर सका सिवाय अख्तरुल-ईमान के? ये जाति आधारित गणना जो दलितों का शोषण हुआ है, माइनॉरिटी की अनदेखी हुई है, मेरे अलावा कोई प्रेस में ला सका इस मैटर को? नहीं ला सका। मैंने माननीय मुख्यमंत्री की बैठक में कहा कि साहब आप देख रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा हाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, दलितों की आबादी बढ़ रही है। मैंने कहा दलितों की आबादी से के बारे में चिंता है, उनकी आर्थिक सामाजिक हैसियत के बारे में चिंता नहीं है। बच्चे महलों में कम होते हैं, फुटपाथ में ज्यादा होते हैं। इसका मतलब यह है कि इनकी दशा सामाजिक अभी नहीं सुधरी है। इनकी सामाजिक दशा सुधार दो, इनकी आबादी घट जाएगी। तो समाज तो हमारा हालत तो कोई नहीं सुधारना चाहता है। तो बेईमानी इन लोगों ने की है। बेईमानी की वजह से अब 4 भाई के 4 कमरे मिले थे, आज छोटे भाई को कहा कि मिलके रहो और बरामदे में हर दिन सो, कमरा कभी नहीं मिलेगा, अब घर तुम्हारा है। तो हमने कहा कि भाई ये बरामदा वाला मामला छोड़ो, कमरा तय कर लो, चाबी ले लो अपनी अपनी अलग। तो इसमें क्या दिक्कत की बात है? हम 18% की हिस्सेदारी दो हमारी। ये बेईमान लोग हैं जो जुमले बोलते हैं
कि हम माइनॉरिटीज की अलग पार्टी, हम माइनॉरिटी और दलित की बात करते हैं, हम पिछड़ों की बात करते हैं, सीमांचल में बसने वाले सारे लोगों की बात करते हैं, सीमांचल कश्ती है, सब सवार हैं, हम सबके उत्थान की बात करते हैं। आपकी जो बातें हैं, मेरा एक सवाल है इसी पे कि आपकी ये बातें जोकीहाट, ब्यासी, कोचाधामन, बहादुरगंज के एमएलए को क्यों नहीं समझ में आई, और आपकी पार्टी के पुराने नेता हाफिज महबूब जो आपकी पार्टी के पुराने कैंडिडेट रहे ठाकुरगंज से, उनको क्यों नहीं समझ में आई ये बातें कि जो 4 सिटिंग एमएलए हैं वो आपकी पार्टी छोड़कर कुछ महीने पहले आरजेडी ज्वाइन कर लेते हैं, और हाफिज महबूब मुश्किल से 1 या 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं समर्थकों के साथ। सिटिंग एमएलए, कैंडिडेट को तो छोड़ भी दीजिए, सिटिंग एमएलए, आपकी पार्टी के 5 एमएलए थे, अब बचे आप अकेले। बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं समझ में आई ये बातें 4 विधायकों को कि जाके तेजस्वी यादव के साथ बैठ गए? जब आदमी को निज स्वार्थ प्रेम हो जाए, एक लोक स्वार्थ है, एक निज स्वार्थ है, जब निज स्वार्थ का आदमी आदी हो जाए तो फिर माँ बाप भाई किसी को नहीं पहचानता। अच्छा, ये निज स्वार्थ के आदी हो गए, अपने निज स्वार्थ के खातिर उसने जनता को धोखा दिया है। और मेरा जो दूसरा ब्लेम है कि ये सोकल सेकुलर पार्टियां वो नहीं चाहती है कि मुसलमानों की कोई लीडरशिप भी न कर पाए। ये सारी साजिश थी राजद की, जदयू की, कांग्रेस की, ये मिलीजुली साजिश थी कि भाई इनके गर्दन पे हाथ भी रखते थे, मेरे ही हाथ खड़ा रहते थे, टिकट नहीं भी दिया। शहनवाज 12 घंटा तक लालू जी के दरवाजे पे खड़े रहे पिछली बार इलेक्शन में, रोई, उसकी माँ ने कहा, और तस्लीमुद्दीन साहब का मुझे कर्ज था तो मैंने कहा कि चुका भी दो, उनको टिकट देंगे। 12 घंटे तक रात गुजार दी उसने लालू जी के दरवाजे पर, अंदर दरवाजा नहीं खुला है। अच्छा, है ना, लेकिन निज स्वार्थ था, लौट के चले कब गए। की बात है? अरे 2019-20 वाले इलेक्शन में जो एमएलए थे, एमएलए के बाद टिकट काट करके उनके भाई को दे दिया गया था। हाँ, ये खड़े रहे 12 घंटा तक, अंदर एंट्री नहीं हुई तस्लीमुद्दीन के बेटे की। तो ये लोग, इन लोगों की अपना क्या है। हाँ, पार्टी चूंकि नए दौर से गुजर रही है, हम लोग कहते हैं हम लोग किसान हैं, नई जंगली खेतों में आप खेती शुरू करेंगे तो कहीं फसल अच्छी भी होगी, कहीं पौधा मर भी जाएगा, मिट्टी में उस वक्त पूरी जगह तो उपजाऊ नहीं होता है। तो नई खेती थी हमारी, कुछ पौधे मर गए हैं। छोड़ने वालों ने पार्टी पर इल्जाम भी बहुत लगाए हैं एआईएमआई में। हाँ, लगाएंगे, जाने वाले तो लगाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी की फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, पार्टी साथ नहीं दे रही है। क्या साथ देती? साथ दे के जिता दी, और उसके बाद भी मैंने बाप एडमिशन करा दे और बस्ता भी ले जाए बाप, और जाके क्लास में होमवर्क भी करे बाप। यही करना चाह रहे हैं आप। आप तो ये कहना चाह रहे हैं, है ना? तो ये कैसे है? साथ नहीं दिया, आपको एमएलए बना दिया, है ना? आपको, मैं पार्टी का लीडर था, मैंने सारे मुद्दे पे कहा लड़ो, लेकिन रात बात उनकी उधर होती थी, जिनको मेरे साथ होते थे। तो ऐसे लोग कहीं पार्टी का रिश्ता निभा सकते हैं? आपकी पार्टी बिहार में 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। 3-4 सीटों पे तो नाम सामने आ ही गया है। इसमें से 2 नामों पर मैं चाहता हूं आपकी टिप्पणी, क्योंकि चूंकि पार्टी पर एक टैग लगता है ना, आप तो सुनते ही होंगे, पार्टी पर टैग लगता है आपकी कि ये मुसलमानों की पॉलिटिक्स करती है। लेकिन शिवहर से आप टिकट देते हैं रंजीत सिंह को, जो पूर्व सांसद सीताराम सिंह के बेटे हैं, और काराकाट से देते हैं प्रियंका चौधरी को, आपकी पार्टी टिकट देती है। इन टिकटों पे और इस एनोमली पे कि आपकी पार्टी की पॉलिटिक्स की लाइन क्या है, और रंजीत सिंह और प्रियंका चौधरी को आप टिकट दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो उन्हीं का जवाब है जो लोग कहते हैं मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं। ये दोनों कब से कलमा पढ़ लिए हैं बताइए? सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं। देख लीजिए, उनका एक दलित है, एक राजपूत है। हम तो सबको मिलकर ले आना चाहते हैं। गोरेलाल यादव जी मेरे अध्यक्ष हैं बेगूसराय के, जाके पूरा काम कर रहे हैं, जाकर के ठाकुर में मेरे लिए वोट मांग रहे हैं। तो जो लोग इल्जाम लगाते हैं, ये तो दिग्भ्रमित करते हैं लोगों को। अरे हम बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान पर अगर ईमानदारी से कोई काम कर रहा है तो उसका नाम बैरिस्टर सुदीन ओवैसी है ना? और हम पर इल्जाम लगाते हैं लोग, चूंकि गरीब का बच्चा अच्छा कपड़ा पहनता है तो अमीरों के बदन पे नोचनी होती है। चूंकि माइनॉरिटी के दरमियान से एक लीडर उठता है तो बहुत लोगों को परेशानी है। गरीब के हांडी में बिरयानी पकती है तो अमीर के पेट में ऐंठन होती है। वो कई बार ओवैसी और उनकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता है ना, कई मौकों पे आप सुनते होंगे ये एलिगेशन। क्या कहते हैं आप जब यहाँ पे बिहार में इस तरह के मुद्दे उठते हैं तो? वो बेशरम बेजमीर लोग कहते हैं, जो लोग बीजेपी से रात को मिले हुए रहते हैं। बिहार में बता दीजिए ना, मैं एक बायोग्राफी आपके सामने लिखता हूँ। बीजेपी से नीतीश जी कर रहे थे, अभी नीतीश जी करे, नया मुसलमान प्याज खाता है बोला, है ना? तो वो आया थे यहाँ पर समाधान यात्रा में। अच्छा, एक भी समाधान की बात नहीं की। कब मतलब पार्टी बदलने के पहले की पार्टी बदलने के बाद? हाँ, पार्टी बदलने से पहले जब वो राजद के साथ थे, आए थे। अरे ये हैदराबाद में भाईजान वाली पार्टी है, बीजेपी से जुड़ी हुई है, देखो उनको कितना कवरेज मिलता है ना? अरे भाई, ऐसे मंच से बोल रहे थे? अरे मंच से बोला उन्होंने। अरे मैं कह रहा हूं कि आप खड़े भी हो जाओगे अगर नीतीश कुमार जी, आप मुख्यमंत्री हो अलग बात है,
लेकिन जहां आप और खड़े हो जाओगे बैरिस्टर हसन ओवैसी, तो आपसे कद में भी लंबा वो ज्यादा लगता है, देखने में भी उनका रंग ज्यादा साफ है, लोगों का आकर्षण भी ज्यादा उनकी तरफ है। तो उसे चिढ़ने में क्यों लगते हैं आप? ये चिढ़ के कहते हैं, वो आकर्षण भी ज्यादा उनकी तरफ है। और वो कहने लगे, बीजेपी की बी टीम कह रहे थे, नीतीश जी ने कहा, आज नीतीश जी कहा है, ये जो भी लोग कहते हैं, मैं किसी व्यक्ति को नहीं कहता हूं, जो भी कहते हैं ये बेशरम लोग हैं, बेजमीर लोग हैं, ये घिनौना इल्जाम लगाते हैं, ये मुस्लिम लीडरशिप के दुश्मन हैं और हमारे सादा लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए कहते हैं। अच्छा, बस एक दो सवाल और, फिर हम लोग इंटरव्यू रैप करेंगे। जी जी, आपके कुछ बयानों पे सफाई ले लेते हैं, और उससे पहले लेकिन ये बताइए कि पाकिस्तान का वीज़ा लगा, लोगों ने कहा कि वंदे मातरम नहीं बोलना है तो अख्तरुल इमान पाकिस्तान चले जाएं। हाँ, क्या आपने इस पर क्या सफाई दी? बहुत बेजा किस्म की पुकार होती है कि सुनिए, मैं असल कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये हुआ मामला क्या था? नहीं, ये मामला नहीं है। बिहार में एक सर्कुलर जारी किया गया 2011 या 12 में, ये कि तमाम तर स्कूलों में सूर्य नमस्कार करने पड़ेंगे बच्चों को, तमाम तर शैक्षणिक संस्थान में। तो गवर्नर की स्पीच हो रही थी, तो मैंने कहा, महामहिम आप प्रहरी कहे जाते हैं संविधान के, मुझे ये बता दीजिए कि ये राज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर चलेगा कि नागपुर के संविधान पर चलेगा? नागपुर यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आपका? हाँ, तो मतलब खुजली लगी बीजेपी के भाइयों को, है ना। मतलब क्या वो रुक गए, अपनी तकरीर रोक दी उन्होंने, कहा क्या मामला है। मैंने ये कहा कि भाई मामला ये है कि स्कूलों में सूरज नमस्कार लाजिम कराया जा रहा है, और हम माँ के पेट में 9 महीने रहे, हम उनके भी चरण नहीं छूते हैं। जो सूरज नमस्कार करना चाहता है हम उसे नहीं रोकते, धार्मिक आज़ादी है। हमारा देश का सेकुलरिज्म यही है कि दूसरे के धर्म का आदर करो, अपने धर्म का पालन करो। तो ये मुझको करने के लिए कहते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो उस पर बीजेपी के लोग उड़ गए, बोला ये जिंदा समर्थक है, पाकिस्तानी है, निकालो इसको। तो सच बात बोलने वाला पाकिस्तानी हो जाता है। सदन में ही हुआ था? सदन में हुआ, वीडियो क्लिप्स हैं, आप देख सकते हैं, वीडियो क्लिप्स हैं। यही इन लोगों का पेट बैठन है, यही पेट में इन लोगों। सदन से मार्शल निकाला क्यों था आपको 2 साल पहले 22 में? मार्शल में निकाला, मैं लड़ रहा था कि सीमांचल की नदियां हमारी घरों को काट रही हैं, सरकार नहीं बांध रही है कटाव के मामले में, है ना। नतीजा ये हुआ कि 2 करोड़ का योजना सेंक्शन किया था, 10 करोड़ की योजना सेंक्शन करनी पड़ी उसकी नानी को। मामला ये हुआ है कि लड़ने से हक मिलता है, मांगने से भीख मिलती है। मैं विश्वास करता हूं कि जनता के मामले को लेकर के उठना चाहिए। अरे बीजेपी के लोग अभी क्या क्या बोल के गए, बांग्लादेश घुसपैठ के बारे में बोल के गए, अभी पूर्णिया में मोदी की रैली थी। क्या कहा कि यहाँ ना सलाम चलेगा ना आदाब चलेगा, यहाँ तो जय श्री राम चलेगा, सिर्फ जय श्री राम चलेगा। भाई जय श्री राम जो करें हम उनको नहीं रोकते, राम के चरित्र को अगर पढ़ें लोग, राम के विचारों को स्थापित करें तो देश तो स्वर्ग समान हो जाएगा। राम ने कभी भी अन्याय की बात नहीं की, राम ने हत्या की बात नहीं की, राम ने घृणा की बात नहीं की। राम के आदर्शों का पालन करे तो यकीनन है कि देश का कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये कहे कि मुसलमान भी राम राम करे, ऐसा तो नहीं, हम तो रहमान का नाम लेंगे, ये धरती तो किसी की बपूती है ही नहीं। ये कहा अभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कह के गए घुसपैठिए हैं। तो भाई आप बैठे हुए हो 2014 से बैठे हुए आसन पर, इंटेलिजेंस आपकी है, होम मिनिस्ट्री आपकी है, बीएसएफ आपके हैं, एसएसबी आपके हैं, कहाँ चले गए? चूड़ियां पहन ली लोगों ने, सिर्फ दिग्भ्रमित करते हैं, मुसलमानों को निशाना बना। सीए का काला कानून बनाया, मुसलमानों को निशाना बना। सीए मुसलमानों के लिए बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। आप ये बात बताइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धार्मिक तौर पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ये संविधान का बेसिक उसूल है। देश सेकुलर है, देश का कोई अपना धर्म नहीं है। लेकिन आप कहते हैं कि दूसरे देशों से जो लोग आएंगे उन सबों को, हिंदू सिख ईसाई बौद्धिस्ट, सबको आप देने के लिए नागरिकता तैयार है, मुसलमानों को नहीं। आपने उसमें लॉजिक लगा दी कि मुसलमान प्रताड़ित नहीं है। अरे वो देश में आना चाहता है, रिश्ते नाते उसके रहे, तो क्या दिक्कत आपको? वहां नहीं है। मान लीजिए अफगानिस्तान में बहुत सारे मुसलमान प्रताड़ित है, मुहाजिर का करके प्रताड़ित हैं, पाकिस्तान में भी प्रताड़ित हैं, बर्मा में भी मुसलमान। तो आप मुसलमानों को छोड़ रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं आप? ये पूरे तौर पर एंटी मुस्लिम कानून बना रहे हैं, संविधान के आत्मा के विरुद्ध आप कानून बना रहे हैं, ये सारा काम कर रहे हैं। आप यहाँ आए हैं तो जदयू के जाकर के कैंडिडेट से पूछ लीजिए जरा सा, क्या विचार है महोदय आपका? सीए के खिलाफ कूद कर तकरीर करते थे, है ना, और आज आप चले गए हैं सीए को स्थापित करने के लिए, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इनसे पूछिए, आपके आका जो है ये तीर लेके आए हैं, तीर हकीकत में तीर नहीं है। हम लोगों को कहते हैं तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में ये नरेंद्र मोदी का फूल है। ये तो नरेंद्र मोदी को है, ये आपका नारा है। बिल्कुल, अरे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। नीतीश जी की कोई वो है क्या, हैसियत रह गई है वहां पर क्या, है ना? नीतीश जी को जो कहेंगे सुबह तो सुबह कहेंगे, वो शाम तो शाम कहेंगे।
नीतीश जी तो मकतब के उस भागे हुए बच्चे की तरह जब चटिया पकड़ के लाता है तो कहता गुरुजी अब मुझे मत कहिए कुछ, कल से पाठशाला और नहीं छोड़ूंगा। तो उनकी हैसियत तो वही है, तो वो तो पाठशाला छोड़ के भागेंगे नहीं। वो तो ये किन को बनाने के लिए गए हैं पहले बताइए ईमानदारी से। तो नरेंद्र मोदी के लोग क्या ये बिल्किस यहाँ किशनगंज में बिल्किस हो जाए, किशनगंज में भी माओ के गोद से बच्चों को छीना जाए, क्या यहाँ भी गोदरा हो जाए? क्या सीए को स्थापित करने के लिए काम करेंगे? क्या ये खतौड़ा और दो और मथुरा को भी तोड़ दो, यही नारा देंगे? जब यहाँ आए हैं तो इन सच्चाइयों को भी आप जानिए। आपकी एक बयान की बहुत आलोचना होती है और वो वायरल किया जाता है, पंजाबी हमारे पैर की धूल साफ करते थे और अब हमारे बेटे पंजाबियों के होटल में नौकरी करते हैं। अरे भाई क्या देखिए, मतलब था? देखिए सुनिए, एक सभा में आपने बयान दिया सुनिए, था। किसी को शेर का बच्चा कह देने से ये नहीं समझे कोई जानवर का बच्चा हो गया। मैंने कहा एक जमाना था, मैं सिख भाइयों का बड़ा आदर करता हूँ और मैं सम्मान करता हूँ, उस बहादुर कौम की मैं तारीफ करता हूँ। सारी बातें मेरी नहीं ली लोगों ने, छोटी सी ली। मैंने कहा मुमकिन है जबान फिसल गई हो तो जुमले के कहने का अंदाज अलग हो, लेकिन मेरा उनके साथ वो है, मैंने उसकी क्षमा याचना भी कर ली उन लोगों से कि भाई जबान फिसल गई। मेरा कहने का मतलब ये है, एक जमाना था कि सिख भाई लोगों की हालत पंजाब में अच्छी नहीं थी, उनकी खेतों में फसलें नहीं होती थी, वो आकर यहाँ काम करते थे। लेकिन आज देखो उसने लड़ाई लड़ी, गेहूं की कीमत कम पड़ी, ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी, तो उन्होंने लड़ाई लड़ी, आज उनकी हालत अच्छी है। मेरा बेटा जाके पोछा मार रहा है। तो जो लोग लोकतंत्र में लड़ता है उनका भला होता है। सिखों से सबक सीखो, इस बहादुर कौम से। हम उस कौम को बहादुर कहते हैं, है ना। जबान फिसल गई, तुमने वो क्षमा याचना की है। मैं तो ये कहता हूँ कि उनसे सबक सीखो। एक जमाना था वो यहाँ आकर के बसों का काम करते थे, हमको ढो के ले जाते थे, जो गाड़ी उनकी गंदी होती थी वो अपने खुद से साफ करते थे। लेकिन आज देखो वो कहाँ है, सिर्फ लड़ाई लड़कर। आज मैं कहता हूँ कि उस इलाके के जो लोग भी किसान रहे हैं, दिल्ली की सरहदों में जाकर के उन्होंने 13 महीना तक धरना दिया, जबकि उनकी भैंस भी मोटी, उनकी सेहत भी अच्छी, उनका घर भी ऊंचा, लेकिन वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और सीमांचल वासियों, तुम्हारी हर हाल में तुम्हारी हालत खराब है, लड़ना कब सीखोगे, है ना। अलीगढ़ के लिए लड़े हम लोग, जमीन के लिए। कहाँ अटका है एमयू का मुद्दा, कहाँ अटका है अभी तक? ये इसी में कहेंगे कि आप कि अलग होती है भाषा। 2011 में, 2008 में 9 में आई चिट्ठी और मैंने सदन में लगातार कोशिश की। मौलाना असराउल हक कासमी साहब उस जमाने में एमपी थे, उन्होंने पार्लियामेंट में भी खुशामद की। हम लोग गए, माननीय प्रधानमंत्री से मिले। कपिल सिब्बल साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए कांग्रेस के आदमी। लग ही नहीं रहा था कि वो कांग्रेस के भाजपा के हैं। अच्छा। जबकि मामला ये है कि आपने सचर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाई, फातमी कमेटी बनी, उसके रिकमेंडेशन पर 5 जगहों पर आपने एएमयू की साख खोलने की बात कही। साहब जब आप ही का ब्रेन चाइल्ड था ये, तो जमीन नहीं दे रही थी दिल्ली सरकार, तो पटना, तो हम लोगों ने कोई नीतीश कुमार कभी 1 टुकड़े में, कभी 2 टुकड़े में, कभी 3 टुकड़े में। रिक्वायरमेंट था कंटिन्यूअस लैंड की एक ही जगह हो, है ना। नतीजा ये हुआ कि हम लोगों ने लड़कर बड़ी धरना, तारीखी धरना 2011 में 12 अक्टूबर को तारीखी धरना, लाख लोग आए किशनगंज में, मजदूर, हिंदू, मुस्लिम सब। और नतीजा ये हुआ कि सरकार दबाव में आई और 324 एकड़ जमीन दिया। 2011 के 30 दिसंबर को एग्रीमेंट साइन हो गया। ठीक है। 12 को किसकी हुकूमत रही दिल्ली में? कांग्रेस की। 13 को किसकी रही? कांग्रेस की। अप्रैल तक कांग्रेस थी 14, लेकिन राशि उसने नहीं दिया। ये दरअसल सच्चर कमेटी की रिपोर्ट दिग्भ्रमित करने वाली थी। चूंकि लोग बीजेपी की तरफ जा रहे थे, एक वातावरण बन रहा था मोदी के लिए। मोदी को सबसे पहला न्योता देने वाले नीतीश कुमार जी ही थे कि देश को आपकी जरूरत है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक रिपोर्ट बहुत ही इंटेलिजेंटली तैयार किया कि देखो तुम जो कहते हो एंटी माइनॉरिटी सिर्फ बीजेपी है, ऐसा नहीं है। अरे कोई झटका करता है, किसी को गर्दन काट देता है, कोई शहद में जहर मिलाता है। देखो तुम जो कहते हो कि 56 ईयर्स तक हम रहे दिल्ली के सल्तनत पे, हमने मुसलमानों को कहाँ लाल किला से कहाँ पहुंचा दिया है। ये देखो रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में कहा गया कि मुसलमानों की हालत दलितों के बराबर हो गई। ये रिपोर्ट था दरअसल, ये हिंदू कार्ड था उनका। ये बताना था कि मुसलमानों को मैंने कहाँ पहुंचा दिया। ये मुस्लिम कार्ड नहीं था। अगर मुस्लिम कार्ड होता तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को फौरन पैसा दे देते वो। ये मामला आज, और उसके बाद जब ये हुआ, यहाँ पर बीजेपी के लोगों ने उस पर पहले नेशनल वो एनजीटी का मामला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मामला लगा दिया। उसमें आता ही नहीं है वो। उसी बेस पे महानंदा के पुलिस लाइन बन रही है यहाँ पर। नाइंसाफी देख लीजिए, आप कह रहे हैं कि आपकी भाषा बदली हुई है। नाइंसाफी पुलिस लाइन बन रही है, आप चले जाइए देख लीजिए। और उसी से कंटिन्यूअस लैंड है अलीगढ़ की। तो पुलिस लाइन वाली न ग्रीन ट्रिब्यूनल में आई, न क्लीन गंगा में आई, लेकिन हमको नेशनल क्लीन गंगा मिशन में अटका दिया गया मामला। अभी इसी बेस पे बना हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम, जो मैंने बाई प्रोडक्ट था अलीगढ़ मूवमेंट का। हम लोगों ने नारा दिया था कि अलीगढ़ के लिए न दोगे जमीन तो पाँव रखने की नहीं देंगे जमीन, नीतीश जी को कहा था। तो उसकी वजह से, डर से उसने
एक एपीजे अब्दुल कलाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसने दिया, और वो भी इसी महानंदा के बेसिन में बना है। तो उसके लिए न नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मामला आया, न नेशनल क्लीन गंगा का मामला आया, न पुलिस लाइन के लिए आया, लेकिन अलीगढ़ बन रही है तो उसके लिए मामला आ गया। ये डिस्क्रिमिनेशन देख लीजिए हमारे साथ। हमने अभी प्रस्ताव लाया था कि साहब सरकार जमीन नहीं दे रही है, हमारे यहाँ सबसे बीमार लोग हैं, हमारे यहाँ आप प्रस्ताव भेज दीजिए, सिर्फ दिल को संतुष्टि हो जाएगी। एम्स का एक ब्रांच किशनगंज में स्थापित हो, यहाँ पाटकोई में लगभग 200 एकड़ जमीन लोगों ने दी है, लोगों ने अपनी निजी जमीन रास्ते के लिए दी है। बिहार सरकार प्रस्ताव भेजने के लिए तैयार नहीं है हमारे बारे में। डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, और ड्यू टू हमारी आबादी को सामने में रखकर। एक सवाल और है मेरे मन में, अलीगढ़ की बात हो गई। अलीगढ़ बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि ये एक मुद्दा है जो उलझा हुआ है और किसी की पार्टी सरकार रही हो, कोई इसको ध्यान नहीं देना चाहता, और ये बहुत चिंता की बात है कि देश की एक यूनिवर्सिटी भाड़े की प्रॉपर्टी में चलाई जा रही है। ठीक है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, एग्री। जब 4 विधायकों वाली बात हम लोग कर रहे थे आरजेडी के, तो मुझे एक खबर फ्लैश हुई थी कुछ दिनों पहले, वो मुझे ध्यान में आ रहा है कि लालू यादव का कॉल आया था आपके पास। 4 विधायक जब अंदर कर लिए गए उधर उनके खेमे में, तब आपके पास कॉल आया था या आपसे संपर्क करने की कोशिश की गई थी? मुझसे संपर्क करने की, मैं ये कहता हूँ किसी सही से बताइएगा। सुनिए, मैं अब सही बताता हूँ कि मैं बहनें हैं हमारी, बेटियां, तो जरा कहने में हिचक होती है। किसी शरीफ जादी के लिए, शरीफ घराने के लिए ये बदनसीबी की बात नहीं हुई कि किसी गंवार के यहाँ उसका रिश्ता हो जाए, किसी गंवार का पैगाम भी आ जाए, ये भी बदनसीबी की बात है। अख्तरुल ईमान अपनी हैसियत ऐसी रखता है कि किसी की हिम्मत नहीं है उस तरह के काम करने की। अभी नीतीश जी ने तो मुझको बाकायदा ऑफर किया कि साहब, इस बार भी ऑफर किया, ये 4 के भागने के बाद भी कहा, पूछ लीजिए आप उनसे कि आपको जदयू अच्छा लगे, राजद अच्छा लगे, आइए मंत्री बनिए, काम कीजिए। लेकिन कुछ समझ कर ही हुआ हूँ, मौज दरिया का हरीफ, वरना जानता मैं भी हूँ कि आफियत साहिल में है। मैंने ये सारी कुर्बानियां दी हैं। तो ये शेर नीतीश को भी सुनाया आपने? मैं तो नीतीश जी को बार बार आप लोगों के माध्यम से तो पूरे देश को सुनाया है। सामने से नहीं, सामने से इसी शेर को व्याख्या करके कह दिया। अच्छा। कि सर, मैं उस इलाके के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे लड़ने दीजिए। तो ये है पोजीशन। ठीक है सर, चुनाव के लिए शुभकामनाएं आपको। अब देखिए, ईश्वर करे आप ये आए बातचीत दूर से, थैंक इसके यू। लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये बातचीत आप ललन टॉप पे देख रहे थे, अपना ख्याल रखिएगा। ललन टॉप पे हम बने रहेंगे, ऐसे ही कवरेज और ऐसी ही बातों और ऐसे ही इंटरव्यूज के साथ, मजा भी आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।